तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक राजा को देखते हैं जिसकी रानी की मौत अभी हाल ही में हो चुकी थी। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि राजा अपनी रानी की मौत से काफी ज्यादा उदास रहने लगे थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी एक जवान बेटी भी है जिसका नाम वायलेट होता है। तभी अब हम राजा को देखते हैं जो कि अपने हाथ में एक दिन देखता है कि कोई टिश्यू बैठा हुआ है और वो धीरे धीरे उसका खून पी रहा है। लेकिन राजा को वो टिश्यू बहुत अच्छा लगता है और राजा उसे अपना खून पिलाता ही जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो इस टिश्यू को पालेगा। जिसके बाद अब वो राजा उस टिश्यू को पालना शुरू कर देता है और राजा उसे अपना खून पिलाता रहता है और धीरे धीरे वक्त के साथ वो टिश्यू काफी बड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ हम वायलेट को भी देखते हैं जो कि पहले से काफी अच्छी खासी हो चुकी होती है और वो हमेशा से अपने होने वाले शहजादे के सपने देखती रहती थी। लेकिन राजा को इस बात की खबर ही नहीं थी कि उसकी बेटी अब बड़ी हो चुकी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा 24 घंटे अपने टिश्यू के साथ ही रहता था और वह बस उसी के साथ अब खुश रहने लगा था और उसने इस जीव के पीछे अपने राजपाट पर भी ध्यान देना बंद कर दिया था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन अचानक से राजा का टिश्यू बीमार हो जाता है और उसे डॉक्टर को भी बुलाया जाता है। लेकिन डॉक्टर के इलाज करने के बावजूद भी वो टिश्यू ठीक नहीं होता और फिर एक दिन टिश्यू की मौत हो जाती है। अब हम देखते हैं कि टिश्यू की मौत के बाद राजा उस टिश्यू की खाल को उतरवा देता है और फिर जाकर वो अपनी बेटी से कहता है कि अब मेरा काम है बस तुम्हारे हस्बैंड को ढूंढना। तब यहाँ पर राजा वायलेट से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक कंपटीशन रखूंगा और जो भी उस कंपटीशन को जीतेगा उससे मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। अब राजा की इस बात से वायलेट खुश तो होती है लेकिन वो चाहती थी कि वो अपनी मर्जी से अपने हस्बैंड को चुने। लेकिन अपने पिता की इस बात से वायलेट राजी हो जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि राजा अपनी बेटी की शादी के लिए पूरे राज्य में स्वयंवर का ऐलान कर देते हैं और अपने महल में भी उस टिश्यू की खाल को लटकवा देते हैं। अब हम देखते हैं कि जब स्वयंवर का वक्त आ जाता है और हर राज्य से राजकुमार आए होते हैं तब राजा उनसे कहता है कि जो भी इस खाल को देखकर पहचान कर बता देगा कि ये किस जीव का खाल है तो मैं उससे ही अपनी बेटी की शादी करवा दूंगा। अब स्वयंवर में आए हुए सारे राजकुमार एक एक करके उस खाल को पहचानने का ट्राई करते हैं लेकिन उनमें से कोई भी नहीं पता पाता कि आखिर खाल है किस जीव का, क्योंकि टिश्यू कभी भी इतने ज्यादा बड़े नहीं हुआ करते थे। लेकिन तब तक उसी महल में एक राक्षस जैसा आदमी आता है जिसे देखने के बाद वहां के सारे लोग डर जाते हैं और हम जान पाते हैं कि यह आदमी भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता था। तब राजा उसे भी वहां आने की परमिशन दे देता है क्योंकि राजा को यह गलतफहमी थी कि उसकी खाल को कोई भी नहीं पहचान पाएगा। लेकिन ये जानवर सा दिखने वाला आदमी उस खाल को सूंघ कर ही बता देता है कि यह खाल किस चीज की है और ऐसा सुनने के बाद राजा बिल्कुल चकरा जाता है। अब वायलेट उसे देखने के बाद काफी डर जाती है और वो भागकर सुसाइड करने की कोशिश करती है। अब उसकी बेटी जाकर छत से जैसे ही कूदने वाली थी तब तक राजा आकर उसे रोकता है। वो कहता है कि मैं कभी भी अपनी जुबान से नहीं मुकर सकता और अब यही तुम्हारी किस्मत है और इसी के साथ रहना पड़ेगा। जिसके बाद यहाँ पर वायलेट अपने पिता को कोसकर काफी खरी खोटी सुनाती है। यहाँ पर वो कहती है कि आखिर तुम किस तरीके के पिता हो जो अपनी प्यारी सी बेटी को एक राक्षस के हाथों में सौंप दे रहा है। लेकिन राजा को मजबूरी में आकर अपनी बेटी को उस राक्षस के साथ भेजना पड़ जाता है। अब वो आदमी वायलेट को बहुत दूर एक पहाड़ी में लेकर जाता है और यहाँ पर वो जबरदस्ती वायलेट के साथ इंटीमेट भी होता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वायलेट काफी दिनों तक वहां पर रहती है। यहाँ पर वो इतनी बुरी किस्मत को कोसती रहती है। अब हम देखते हैं कि एक दिन वायलेट को छोड़कर वो दरिंदा शिकार पर गया होता है लेकिन तभी दूसरी पहाड़ी पर वायलेट को एक और औरत दिखाई देती है। जिसके बाद वायलेट उस औरत से अपने लिए मदद मांगती है। यहाँ पर वायलेट उसे बताती है कि वो एक शहजादी है और उसे एक राक्षस ने यहाँ पर उठा ला के कैद कर दिया है। लेकिन वो महिला वायलेट से काफी दूर होती है इसीलिए वो महिला अपने बेटे को वहां पर बुलाती है। अब ये लोग रस्सी के सहारे वायलेट की मदद करते हैं लेकिन तब तक वो शैतान भी वहीं पर आ जाता है और वो रस्सी के सहारे उनकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन वायलेट को लेकर वो लोग कैसे भी दूसरे सिरे तक पहुंच जाते हैं और रस्सी को काटकर उसे नीचे गिराने में सफल हो जाते हैं। लेकिन अब उतनी ऊंचाई से नीचे गिरने के बाद भी वो दरिंदा कैसे भी करके बच जाता है और रास्ते में आकर इन लोगों पर फिर से हमला कर देता है। जिसके बाद वो वहां पर वायलेट को छोड़कर सारे लोगों को मार डालता है। लेकिन लास्ट में वो वायलेट को भी मारने वाला था लेकिन वायलेट चालाकी में आकर उसे गले से लगा लेती है जिसकी वजह से उसका गुस्सा खत्म हो जाता है। अब वो शैतान जब वायलेट को अपने कंधे पर बिठाकर उसे कहीं ले जाने वाला होता है लेकिन तब तक बड़ी चालाकी से वायलेट उसके गले पर चाकू लगा के उसका गला काट देती है जिसकी वजह से इस दरिंदे की यहीं पर मौत हो जाती है। अब उस शैतान के मर जाने के बाद वायलेट उसका सर काट कर अपने राज्य में वापस लेकर आती है जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ के राजा टिश्यू के मर जाने की वजह से काफी बीमार रहने लगे थे। अब खून से लथपथ वायलेट ने अपने पिता को शैतान का सर दिखाया। अब उसकी उस बहादुरी की वजह से राजा उसे उस राज्य की शहजादी बना देते हैं और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।